नमस्कार दोस्तों। अभी हमने पीछे शब्दों के तीन प्रकार को जाना, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। उसके बाद आचार्य कहते हैं कि ये जो तीन प्रकार के हम आपको अर्थ बताए हैं, वाच्यादयः यानी वाच्य अर्थ, लक्ष्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ, इन तीनों ही अर्थों में क्या होता है? व्यंजकत्व होता है। ये बहुत खूबसूरत बात है, इसको ध्यान से समझिए कि सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वम अपि ईष्यते। सर्वेषां यानी कि सभी। क्या सभी? कौन सभी? तो बोले अर्थानाम, यानी सभी अर्थों में क्या होता है? तो बोले सभी अर्थों में व्यंजकत्व होता है। ठीक है, सभी अर्थों में व्यंजकत्व होता है। तो अर्थ हमारे पास कितने हैं? तीन हैं, वाच्य अर्थ, लक्ष्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ। तो इन तीनों के भीतर हमें व्यंग्य को डाल देना है। और एक शब्द जरूर पकड़िए, प्रायशः। प्रायशः का मतलब है सदा सर्वदा होता ही है, जरूरी नहीं, पर अधिकांश होता है। यानी हर वाच्यार्थ में आप व्यंग्य अर्थ ढूंढने पहुंच जाएं, ये भी गलत है। पर हाँ, अधिकांश जगह वाच्य में व्यंजकत्व यानी व्यंग्यत्व होता है। अधिकांश जगह लक्ष्यार्थ में व्यंग्यत्व होता है, यानी व्यंग्यार्थ होता है। और फिर व्यंग्य अर्थ में भी व्यंग्य होता है। ठीक है, तो वाच्य अर्थ में व्यंग्य होता है, इसका उदाहरण अभी दे रहे हैं। ठीक है, पढ़िए कि मातर गृहोपकरणम अद्य खलु नास्तीति साधितम त्वया तद्भण किम करणीयम एवमेव न वासरः स्थायी। यहां पर कोई नायिका है जो कि घूमने जाना चाहती है, या फिर उसने चिट्ठी लिख दी है, संदेश पहुंचा दिया है अपने नायक के पास कि आज शाम मैं बाजार आने वाली हूं, उधर ही कहीं घूमने टहलने चलेंगे। ठीक है, अब चूंकि माँ ने उसे सुबह ही बोल दिया था कि आज घर में मसाला इत्यादि खत्म हो चुका है, राशन पानी खत्म हो चुका है, लाना है। माँ बूढ़ी होगी, बेटी ही जाती होगी लाने। अब माँ अभी तक पैसे वैसे या कोई चर्चा ही नहीं की कि आज जाना है बेटा, तो वो खुद से माँ से पूछ रही है और कह रही है, क्या कह रही है कि मातर यानी मम्मी गृहोपकरणम अद्य न। गृहोपकरण का मतलब होता है, उपकरण का मतलब होता है साधन, सामान, मिर्च मसाला। ठीक है, तो गृहोपकरणम का मतलब है घर से संबंधित जो सामान है। अद्य यानी कि आज, खलु नास्ति इति नहीं है, इति यानी इस प्रकार से, साधितम त्वया। त्वया का मतलब है आपने, साधितम का मतलब बताया था। आपने आज बताया था कि मिर्च मसाला इत्यादि नहीं है। तो तद भण, तद का मतलब है तो, भण का मतलब है कहो। किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए। एवमेव वासर न स्थायी, एवमेव का मतलब होता है इस तरह ही। वासर का मतलब होता है दिन। न स्थायी का मतलब, स्थायी का मतलब होता है रुकने वाला, और ना का मतलब है नहीं। कुल मिलाकर के ये कह रही है कि अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। एवमेव इसी तरह, वासरः ये जो दिन है, ये जो भगवान सूर्य हैं, न स्थायी यानी कि रुके नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है सांझ हो चलेगी और तब आप जाने नहीं दोगी और कहोगी रात हो गई है, मत जाओ। इसीलिए बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो वो ये नहीं कह रही कि मैं जाऊं या मैं जाना चाहती हूं, ये इसका वाच्यार्थ नहीं। वाच्यार्थ तो सिर्फ इसका यही है कि आज घर में सामान नहीं है, आपने ऐसा बताया था, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ये तो है वाच्यार्थ। पर इस वाच्यार्थ में जो व्यंग्य अर्थ है वो ये है कि मैं अब बाहर जाना चाहती हूँ सामान लाने। तुम ये बोल दो कि मैं बाहर जाऊं, तुम मुझे आदेशित कर दो, तुम मुझे पैसे दो कि जाओ बच्चा सामान ले आओ। ये जो है ये व्यंजकत्व है इस वाच्यार्थ में।
जबकि वाच्यार्थ में कहीं ऐसा नहीं आ रहा है कि वो ये कह रही हो कि मुझे बाहर जाना है या मुझे बाहर जाने दो, ऐसा वो किसी भी शब्द का अर्थ हो, ऐसा नहीं है। तो जो मुख्य अर्थ है वहां तो ऐसा नहीं है, पर जो व्यंग्य अर्थ है, जो वाच्यार्थ में व्यंग्यत्व है, वो ये बता रहा है कि ये घूमना चाहती है, ये विहारार्थिनी है। स्वैर का मतलब होता है अपनी इच्छा से, ठीक है, मनमाना मनचाहा, ठीक है। और विहार, विहार का मतलब होता है घूमना। अर्थिनी का मतलब होता है जिसका मन हो, जिसकी इच्छा हो, ठीक है। तो स्वैर विहारार्थिनी का मतलब है जिसे, जो घूमने टहलने की इच्छा वाली है। इति व्यज्यते यानी व्यंजनया शक्तिया प्राप्यते। व्यज्यते का मतलब है व्यंजित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। आओ आगे चलते हैं। अब ये बता रहे हैं लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति का उदाहरण। लक्ष्यस्य यथा यानी लक्ष्य अर्थ में इस प्रकार से जानना चाहिए। साधयन्ति सखि सुभगम क्षणे क्षणे दूनासि मत्कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावद्विरचितम त्वया। पीछे एक श्लोक आया था, आपको ध्यान होगा, निःशेष च्युतस्तन तटम ऐसे करके था। निर्मृष्ट राघवधरो नेत्रम दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनुः मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्याज्ञात पीडागमे वापीम स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम, ऐसा करके श्लोक आया था। वहां प्रसंग क्या था कि एक नायिका थी जिसने नायक के पास में अपनी सखी सहेली को भेजा था। अच्छा, इस बात को आप समझिए, इसको अनैतिक अमर्यादित जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दोस्त सहेली इत्यादि सभी समान वय के थे। हुआ क्या कि आपस में एक दूसरे का आकर्षण हो गया। आकर्षण हो गया तो जब एक का बहुत चरम पे पहुंचा तो जो था वो बेचारा साइड में हो गया। तो जो मुख्य नायिका थी वो साइड में हो गई, और जो संदेश वगैरह भेजा करती थी जिस सखी के माध्यम से, वो सखी प्रधान हो चुकी थी। ये बात जब ये पता चला कि मैं तो अब एक्स हो गई हूं, तब इसे दुख हुआ। पर जो समझदार लोग होते हैं वो दुख वाले शब्दों को भी लक्षणा में वो बात करते हैं, ठीक है, अविधा में बात वो नहीं करते। तो इसीलिए उसने एक लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया, लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया, और उस लाक्षणिक शब्द में भी व्यंजकत्व था, व्यंजकत्व है। इसी बात को ये उदाहरित कर रहे हैं। और वो अपने सखी से क्या कह रही है, कह रही साधयंती सखी सुभगम। सुभग का मतलब होता है अच्छा, यानी तुमने जो मेरे साथ किया है वो क्या किया है, अच्छा किया है। सुभगम साधयंती, तुम मेरे कल्याण को करती हुई। क्षणे क्षणे दूनासी मत्कृते, क्षण क्षण का मतलब होता है पल पल, हर पल। दूनासी का मतलब होता है दुख सहा है। अपने लिए सहा है, तो बोले तुमने अपने लिए दुख नहीं सहा है, मत्कृते मेरे लिए दुख सहा है, क्योंकि मैं ही तुम्हें भेजा करती थी कि जाओ ये संदेश पहुंचा दो, बता देना कि वहां मिलना है, या ये खा लो, मैं ही भेजती थी तुम्हें। तो मेरे कारण तुम पल पल दुखी हुई हो, और तुमने जो किया है मेरे साथ वो सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावद विरचितम त्वया। त्वया का मतलब है आपने, तुमने। विरचितम का मतलब है किया है। क्या किया है, सद्भाव स्नेह। सद्भाव का मतलब होता है ऐसा किया है जिसके लिए आपके लिए सद्भाव आए, अच्छे भाव आए, अच्छे इमोशन जुड़े आपसे, आप अच्छी लगने लगो, ऐसा आपने काम किया है। स्नेह करणीय यानी स्नेह करने योग्य, सद्भाव रखने योग्य, सदृश तुमने, विरचितम यानी कि ऐसा काम तुमने किया है। किसी भी शब्द से ऐसा अर्थ नहीं आता है कि उस सहेली ने मुख्य नायिका के साथ में अपराध किया है।
किसी भी शब्द से ये नहीं अर्थ आता है कि उस सहेली यानी सखी ने उस नायिका के साथ में दुश्मनी निभाई है, दोस्ती नहीं निभाई है। ठीक है, तो इसने इसे कहा तो है सखी, कहा तो है कि तुमने मेरा सुभग किया है। इसमें जो वाच्यार्थ है उसमें इन्होंने कहा कि क्षणे क्षणे दूनासी मत कृत्य, पल पल तुम मेरे लिए दुखी हुई हो। पर यहां पर ये अर्थ इसका नहीं है। यहां पर ये अर्थ है कि तुमने पल पल मेरा दुर्भाग्य किया। क्योंकि जो लड़की की सहेली उसके नायक को अलग ले जाए, उससे दूर ले जाए, तो ये अच्छा तो नहीं किया है। और जब अच्छा नहीं किया है इसी बात को ये बता रही है। ठीक है, पर वो अच्छा ही कह रही है। तो जो अच्छा कह रही है उस अच्छा से बुरे का द्योतन होना, ये है लक्ष्यार्थ। ठीक है, कह रही है सखी और सखी से शत्रु, इस विपरीत अर्थ का आना, ये है लक्ष्य अर्थ से ही। ये लाक्षणिक इसको जब मानेंगे सखी शब्द को तभी आएगा। सुभग का मतलब यहां दुर्भाग्य किया है तुमने मेरा गलत किया है, तुमने मेरे साथ बुरा किया है। तो सुभग शब्द का वाच्यार्थ तो है अच्छा, पर इसका जो लक्ष्यार्थ आएगा वो आएगा बुरा। क्षणे क्षणे दूनासी, क्षण क्षण तुम मेरे लिए दुखी हुई हो। और मत कृते मेरे लिए, तो यहां मत कृते का अर्थ मेरे लिए नहीं आएगा। और दूनासी का मतलब दुखी हुई हो ऐसा नहीं आएगा, सुखी हुई हो। पल पल उस नायक के पास जब मैं तुम्हें भेजती थी तो तुम मेरे लिए जाते हुए दुख सहती थी ऐसा नहीं है, तुम जाते हुए खुश होती थी। और मेरे लिए नहीं, मत कृते नहीं, अपने लिए। तो मत कृते बोल रही है, पर इसका जो अर्थ आ रहा है वो आ रहा है कि तुम अपने लिए गई थी। दूनासी यानी दुखी हुई हो, इससे यहां पर अर्थ आ रहा है कि तुम सुखी हुई हो, यानी बिल्कुल विपरीत अर्थ आ रहा है। सद्भाव स्नेह करणीय सदृशक तुमने कार्य किया है, इससे अर्थ आ रहा है कि असद्भाव अस्नेह करणीय सदृशक तुमने कार्य किया है, कि तुमको कूटा जाए, तुमसे स्नेह न रखा जाए, ऐसा कार्य तुमने किया है। तो ये जो है यही है लक्ष्यार्थ, यानी जो विपरीतार्थ आ रहा है। अत्र मत प्रियम रमंत्या त्वया शत्रुत्वम आचरितम इति लक्ष्यम। तुमने मेरे प्रिय के साथ में, नायक के साथ में रमण किया है, और रमण करते हुए तुमने शत्रुत्व का आचरण किया है, यानी तुमने मेरे साथ दुश्मनी निभाई है। इति लक्ष्यम, ये लक्ष्यार्थ है। और तेन च कामुक विषयम सापराधत्व प्रकाशनम व्यंग्यम। जब ये कह रही है कि तुमने मेरे साथ दुश्मनी निभाई है, तो दुश्मनी निभाई है इस वाच्यार्थ में, यानी इस, चूंकि ये तो यहां पर अब लक्ष्य अर्थ हो गया है, तो इस लक्ष्यार्थ में कामुक विषय सापराधत्व, कि तुम उसके साथ कामुक विषय में उतरी हो और ये तुम्हारा अपराधत्व है, इसका भी प्रकाशन हो रहा है। किस, इस लक्ष्यार्थ से, यानी इस लक्ष्य में कि तुम मेरी दुश्मन हो। तो जब मैं किसी को इस दृष्टि से बोलूं कि तुम मेरी दुश्मन हो, ठीक है, कोई नायिका बोल रही है अपनी सहेली से, तो उस दुश्मन शब्द से जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि तुमने कामुक चेष्टाएं की हैं मेरे नायक के साथ में। दुश्मन क्यों हो आखिर? दुश्मन इसीलिए तो हो। तो वो जो अपराधत्व प्रकाशन है वो शत्रु शब्द से आ रहा है, और शत्रु शब्द जो है वो सखी शब्द से आ रहा है, क्योंकि यहाँ सखी शब्द ही बोला, यहाँ शत्रु नहीं बोला है। तो सखी शब्द से शत्रु अर्थ आना, ये तो हुआ लक्ष्यार्थ। और शत्रु शब्द से कामुक चेष्टाएं हुई हैं तुम्हारे बीच, तुमने ये गलत किया है, अपराध किया है, ये अर्थ आना, ये है व्यंग्यार्थ। तो आपने देखा, शत्रुत्व शब्द से या शत्रुत्व आचरण से जो कामुक विषय अपराध हुआ है, इसका प्रकाशन ये है व्यंग्य। तो यानी लक्ष्य अर्थ में भी व्यंग्य अर्थ होता है, इसको समझिएगा। अब आप देखिए व्यंग्य अर्थ में भी लक्ष्य, व्यंग्य अर्थ में भी क्या होता है, व्यंग्य अर्थ होता है। उदाहरण है कि पश्य निश्चल निष्पन्दा विसनी पत्रे राजते बलाका, निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख शुक्तिरिव। कोई नायिका है,
कोई नायक है, वो कहता है पश्य, यानी देखो, नायिका कह रही कि देखो। निश्चल, निश्चल का मतलब है गतिहीन, निश्चल का मतलब है बिना चलता हुआ। निस्पंद, निश्चल और निस्पंद दोनों करीब करीब के शब्द हैं, दोनों आसपास के शब्द हैं आर्थिक रूप से, अर्थ की दृष्टि से। स्पंद जो धातु है वो है किंचित चलने, थोड़ा चलने हिलने डुलने के अर्थ में। तो एक तो होता है गति करना, यानी कि वो ऐसे ऐसे इधर उधर नहीं जा रहे हैं, और एक होता है अपने आप में गति करना। जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूं, मैं निश्चल हूं, मैं चल नहीं रहा हूं। अगर मैं हाथ इत्यादि हिलाना भी बंद कर दूं, ये जो धड़कन है वो तो चल रही है, वो तो स्पंदित हो रही है। तो यानी जो व्यक्ति बैठा है उसमें भी गति है, वो भी चल रहा है, वो भी स्पंदित हो रहा है, वो भी हिलडुल रहा है। तो एक तो गति होती है स्थानांतर गति की, यहां से उठ करके वहां जाना, तो वो तो है चल। और एक होती है व्यक्ति बैठा है फिर भी उसमें गति हो रही है, तो वो जो स्थिर रहते हुए भी गति होती है उसी को बोलते हैं स्पंदन। तो कहते हैं ये जो बलाका है, जो बगुली बैठी हुई है, बलाका का मतलब होता है बगुली, वो निश्चल भी है यानी कि चल भी नहीं रही है, और निस्पंद भी है यानी कि उसकी जो स्वयं की गति है बैठे हुए वो भी बंद है। समझ रहे हो, यानी कि बिल्कुल मरी हुई टाइप में। ठीक है, तो बोलते हैं निश्चल निस्पंदा बिसनी पत्रे। बिसनी बोलते हैं कमल को, पत्र बोलते हैं पत्ते को, और उस पे राजते का मतलब है शोभित हो रही है। कौन शोभित हो रही? बलाका यानी बगुली। कहां पर शोभित हो रही है? कमल के पत्ते पर एक शुभ्र वर्णधारी बगुली बैठी हुई है। और किस तरीके से वो लग रही है? तो ऐसा लग रहा है कि मानो निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख शुक्तिरिव। निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ साफ। मरकत भाजन, मरकत एक मणि होती है जो कि हरे रंग की होती है। आपने अगर कोई हरे रंग का कांच का बर्तन देखा हो तो उसकी कल्पना करिए कि हरे रंग की कोई प्लेट है, भाजन है, और उसके ऊपर परिस्थिता यानी कि स्थिता का मतलब रखी हुई है। क्या रखा हुआ है? शंख शुक्ति, एक शंख रखा हुआ है। नीले कलर की कोई अच्छी सी प्लेट है चमकदार, और उसके ऊपर एक शंख रखा हुआ है श्वेत वर्ण का। तो जैसे वो सुंदर लगता है कि हरी हरी किरणें उस श्वेत शंख पे पड़ती हैं और शंख सुंदर लगता है, वैसे ही उस कमल के पत्र पर वो जो बगुली रखी हुई है, बैठी हुई है, ऐसा लगता है मानो मरकत मणि के पात्र में किसी ने क्या रख दिया है? शंख रख दिया। तो इस तरीके से वो सुंदर लग रही है, यानी एस्थेटिक लग रही है। कौन? बगुली। यहां समझना क्या है? तो बोलते हैं कि अत्र यानी कि यहां पर निस्पंदत्वेन आश्वस्तम तेन च जनरहितत्वम अतः संकेत स्थानम इति कयाचित किंचित प्रतिउच्यते। कयाचित का मतलब है कयाचित नायिकया किंचित नायकम पुरुषम प्रति उच्यते। कोई नायिका के द्वारा किसी पुरुष को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि निस्पंदत्वेन आश्वस्तम। निस्पंदत्व जो यहां पर है कि वो चल नहीं रही है, ठीक है, वो हिलडुल नहीं रही है। इससे क्या पता चलता है? कि वो आश्वस्त है यानी कि वो निर्भय है। और तेन च जनरहितत्वम अतः संकेत स्थानम इति। तो निस्पंदत्व जो है ये तो है वाच्यार्थ। इस वाच्यार्थ से जो लक्ष्यार्थ आ रहा है वो है आश्वस्त होना, निर्भय होना। ठीक है, और उस लक्ष्यार्थ से जो व्यंग्य आ रहा है वो है कि जनरहितत्व होना। ठीक है, निस्पंदन का मतलब है हिलना डुलना नहीं,
और नहीं हिलडुल रही है, इसका मतलब है कि वो बगुली बिल्कुल निर्भय है, आश्वस्त है कि यहाँ कोई नहीं होगा। और ये कोई नहीं होगा, आश्वस्त है बगुली, इससे क्या पता चल रहा है कि ये जगह जनरहित है, यहाँ लोग आते जाते कम है या नहीं है। अतः संकेत स्थानम इति, ये संकेत स्थान बोलते हैं जहां पर मिलन होता है, मिलते जुलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं संकेत स्थान। ठीक है, इस बात को फिर से पकड़ो, मैं फिर से बता रहा हूं। निस्पंदत्व ये है वाच्यार्थ, यानी हिलना डुलना नहीं। और इस नहीं हिलने डुलने से क्या द्योतित होता है कि वो बगुली आश्वस्त है। और ये क्या है, आश्वस्तत्व जो है वो है लक्ष्यार्थ। और उस लक्ष्यार्थ का जो व्यंग्य अर्थ है वो है कि ये बगुली चूंकि आश्वस्त है तो जनरहित होगा, यहां पर कोई होगा नहीं, यहाँ लोग आते जाते नहीं होंगे, ये बात पता चलती है। जनरहितत्व, तो ये जनरहितत्व क्या हो गया, ये हो गया व्यंग्यार्थ। और इस व्यंग्यार्थ में भी एक व्यंग्य है, क्योंकि ये उदाहरण व्यंग्य में व्यंग्य दिखलाने का है। तो व्यंग्य में व्यंग्य, तो जनरहितत्व ये तो व्यंग्यार्थ हो गया। पर चूंकि ये जनरहित है इसलिए यहां पर मिलन हो सकता है। ऐसा एतद इति, इस प्रकार से, कयाचित यानी कोई नायिका, किंचित यानी किसी पुरुष के प्रति यानी के लिए, उच्यते यानी कहती है, कोई नायिका किसी पुरुष को कहती है कि यहाँ देखो ये जो बगुली बिना हिले डुले बैठी है, यानी कि ये बिल्कुल निर्भय है। निर्भय है यानी कि यहाँ पर कोई आता नहीं है, कोई आता नहीं है इसका मतलब ये है अपन यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ और फिर व्यंग्यार्थ में व्यंग्य अर्थ, ऐसे का ये उदाहरण है। फिर कह रहे हैं अथवा मिथ्या वदसी न त्वम अत्र आगतः अभूः इति व्यज्यते। या फिर बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो नायिका है वो आ गई पहले, दोनों ने कहा था कि वहां पर मिलेंगे, और वहां पर इस तालाब के किनारे नायिका पहले आ गई, नायक थोड़ा लेट हो गया। तो जब नायक लेट हो गया और नायिका मिली तो नायक बोला कि मैं तो बड़ी देर से इंतजार कर रहा था, आप कहाँ थी। तो वो कह रही है कि तुम मिथ्या वदसी, तुम झूठ बोल रहे हो, न तुम अत्र आगतः, तुम यहां पर नहीं आए थे। तो नायक कहता है तुम्हें कैसे पता कि नहीं आया था, मैं तो आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूं। तो बोलती अभी बताती, बोलते पश्य, नायिका कहती पश्य, देखो देख उधर, क्या देख। तो बोलते हैं निश्चल निस्पंदा विसनी पत्रे राजते बला का, वो जो बगुली है वो बिल्कुल निस्पंद निश्चल होकर के कमल के पत्ते पर राजते यानी शोभित हो रही बैठी है। इससे ये पता चलता है कि वो नहीं हिलडुल रही, निस्पंद है, कि वो आश्वस्त है। आश्वस्त का मतलब है निर्भय होना, चिंताहीन होना, ठीक है, विश्वस्त होना, उसे विश्वास है कि कोई नहीं है। तो निस्पंदत्व ये तो वाच्यार्थ है, और निस्पंदत्व से वो आश्वस्त है, विश्वस्त है, ये क्या है, लक्ष्यार्थ है। क्योंकि वो विश्वस्त है ऐसा तो कहा नहीं गया, यहाँ तो सिर्फ निश्चल निस्पंदा कहा गया। निश्चल निस्पंद का मतलब होता है बिना हिले डुले, और बिना हिले डुले से जो लक्ष्य अर्थ आ रहा है वो क्या है, वो ये है कि वो विश्वस्त है। और इस विश्वस्त होने से जो अर्थ आ रहा है कि ये जनरहित है, यानी कि तुम यहां नहीं आए थे, तो ये तो व्यंग्य है। ठीक है, जनरहितत्व क्या है, ये व्यंग्य है। और जनरहितत्व में भी जो व्यंग्य है वो ये है कि तुम यहां नहीं आए थे, तुम अत्र न आगतः इति व्यज्यते। और ये कैसे व्यंग्य होता है, क्योंकि जनरहितत्वम द्योतित हो रहा है। क्यों द्योतित हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल शांत बैठी हुई है। तुम यदि यहां आते तो ये आश्वस्त नहीं होती, हिलती डुलती, और ये हिलती डुलती तो पता चलता कि यहाँ जनरहित नहीं था, जनसहितत्व द्योतित होता, और जब जनसहितित्व द्योतित होता तो हमें पता चल जाता कि तुम आए थे, पर तुम यहाँ नहीं आए थे, ऐसा ये कह रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, आप समझ जाइए।
निस्पंदत्व, न हिलना डुलना, ये वाच्यार्थ है। इस न हिलने ढुलने से पता चल रहा है कि वो निर्भय है बला का, तो ये निर्भय लक्ष्यार्थ है। इस लक्ष्यार्थ से जनरहितत्व, ये व्यंग्यार्थ है। और चूंकि वो जनरहित है, जगह कोई आता जाता नहीं है, तो ये व्यंग्यार्थ में व्यंग्यार्थ है कि यहां पर मिला जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।